गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं हूं प्रदीप सिंह, आपके साथ नए लेक्चर के साथ वेक्टर्स के। और आज हम बेटा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब तीसरी एक और आ गई है जेड एक्सिस। ये बाहर को है, मैं बनाना चाह रहा हूं। ये देखिए मार्कर मैं लगातार चला रहा हूं लेकिन बन नहीं रही है ना, कुछ टेक्निकल एरर है ना। आप समझ रहे हैं, हवा में नहीं चल पाएगा ना बेटा। ये जेड एक्सिस ऐसे बाहर, एक्स वाई दोनों से परपेंडिकुलर, पर ये बाहर को भी हो सकती है, जेड एक्सिस बाहर को भी हो सकती है। और जेड एक्सिस यहाँ पे बेटा एक्स इधर, वाई इधर और जेड अंदर, है ना। मतलब ये दो तरीके होते हैं बनाने के, जेड बाहर और अंदर दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना। अच्छा, अंदर और बाहर की स्पेलिंग मिस्टेक मत निकालने लग जाइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस प्यारे बच्चों बाहर है, जेड एक्सिस प्यारे बच्चों बाहर है ना बेटा। अब बेटा मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होगा बेटा। अगर यहाँ पर जेड एक्सिस मान लो बाहर है, जो यूज होने वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बाहर वाला ही रहेगा। बिंदु का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है बाहर वाला, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर वाला, है ना। डायरेक्शन बताता है अंदर वाला, है ना। अंदर और बाहर, अंदर तो क्रॉस, बाहर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो उसको हम बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट। क्रॉस मतलब अंदर। आप समझ सकते हैं ये एक तीर है और इस तरीके का होता है तीर, उसके पीछे वो होता है ना जो कि उसको बॉडी के पार ना निकलने दे, ताकि वो अंदर ही धंसा रह जाए। तो अगर पीछे से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? क्रॉस। तो डायरेक्शन किधर को है? अंदर को। डायरेक्शन किधर को है? अंदर को, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया डॉट अगर आपकी तरफ को आ रहा होगा, अगर आपकी तरफ को आ रहा हो तो आपको क्या दिखाई देगा? डॉट। आगे से क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चों? डॉट, है ना। तो आइए देखते हैं। मैं बेटा बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लेकिन x से जब भी y की तरफ से आप फिंगर्स को कर्ल करें राइट हैंड की, तो z एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब x से आप y एक्सिस की तरफ को फिंगर्स को कर्ल करते हैं, इफ यू कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ x टू द डायरेक्शन ऑफ y, you will get the direction of z, you will get the direction of z, you will get the direction of z। हां, चलिए। तो प्यारे, सॉरी मेरे को तो वाला चाहिए था, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो मेरे को रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो बेटा कोई भी आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बेटा देखो दिखाने का तरीका तो ये होता है, ये x, ये y और ये z, पर ये पूरे तरीके से सही नहीं है। मतलब दिखाने के लिए ठीक हो गया, 3D दिखा दिया हमने, लेकिन z एक्चुअली किधर को होता है प्यारे बच्चों? बाहर। तो z किधर को होता है? बाहर, है ना। मोस्टली यही यूज होता है, x y। अगर पर कोई कह देगा z अंदर को है, तो बेटा हमको वही कंसीडर करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक। और z बाहर है, मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब बेटा कोई पॉइंट अगर है a, b, c, कोई पॉइंट है अगर a, b, c, बेटा जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था 0 0 से, है ना, a, b का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? √a² + b² + c²। याद आ गया? a b, ये है बेटा a, और प्यारे बच्चों ये क्या है बेटा? b, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा? पाइथागोरस चाचा की माला जपी थी हमने कई बार, है ना, और हमने निकाल लिया था बेटा, ये हो गया √a² + b²। ये जो लेंथ हो जाएगी, दिस विल बी √a² + b²। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों ये लेंथ? √a² + b²। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों ये लेंथ? √a² + b²। अब बेटा मेरे पास ना z एक्सिस भी है और पॉइंट 3D में है, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है। ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। z एक्सिस है तो a, b, c, तो a इधर जाना है x में, b y में जाएंगे, a x में जाएंगे, b y में जाएंगे और c z में जाएंगे। यहां पहुंच गए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? a इधर आएंगे, b y में जाएंगे और c आपकी तरफ को स्क्रीन से बाहर निकलते हुए, है ना, c आपकी तरफ को आगे, है ना। ज्यादा बाहर नहीं लेके आऊंगा, नहीं तो आपसे आके हम टकरा जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों a इधर जाएंगे x में, b जाएंगे y में और c आएंगे प्यारे बच्चों z में। तो बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a, b, c पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिन से? थोड़ा सा फील करिए बेटा, a इधर है, b इधर है, c इधर है। तो पहले ये a है, ये b है, तो ये लेंथ क्या हो गई? √a² + b²। और ये c है इधर परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ निकालनी है। आप फील कर पा रहे हैं बेटा? √a² + b² और ये c, और c जो है बेटा, ये जो c है लेंथ,
ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी जो है आपस में परपेंडिकुलर है और ये निकालना है आपको, ये हाइपोटेन्यूज है। फिर से वही हो गया, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं शायद समझाने में कामयाब हो रहा हूं आपको बेटा, आप समझ सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ए बी सी, तो ये ए, ये बी, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बहुत शानदार। ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों। ये सी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो वो पॉइंट है पी के कोऑर्डिनेट्स है a, b, c। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है a, b, c। तो बेटा जो लेंथ OP होगी वो क्या होगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर c स्क्वायर। बेटा a, b की दूरी थी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a, b, c की दूरी जो ओरिजिन से है 0, 0, 0 से है वो हो गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बेटा मैं आपको थोड़ी देर में ना मतलब विजुअलाइज चीजें कराने लग जाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा खुद भी कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा काम। ए इधर गए, बी इधर गए, सी इधर गए, तो आप ये कह सकते हैं ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उससे सी ऐसे जाना है। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, थोड़ा छोटा बन गया, और ये सी है और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगी जो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा a, b, c का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a, b, c का क्या डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों ओरिजिन से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया, आइए क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये बहुत ही खूबसूरत क्यूब है ना, प्रदीप सर ने बनाया है। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये बहुत ही खूबसूरत क्यूब है आपके सामने। आपसे कहा गया है कोऑर्डिनेट्स बताइए इसके सारे के सारे पॉइंट्स के, है ना, सारे के सारे वर्टिसेस के, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यूब, है ना। और क्यूब ये O है, ओरिजिन A, B, C, D, E, F, G। तो बेटा इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मेरे को। आइए बेटा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा साइड लेंथ क्या ले ले क्यूब की 5, ठीक 5 साइड लेंथ क्यूब की 5 है। सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अच्छा जो पॉइंट A है उसके लिए तो खाली x एक्सिस में जाना है और पहुंच जाना है, तो ये हो गया 5, 0, 0। पहले आसान वाले ही करेंगे। अब जो y एक्सिस पे उसमें तो केवल y में ही जाना है 5, x में जाना ही नहीं है, z में जाना ही नहीं है, बाहर आना ही नहीं है, y z में जाना ही नहीं है, तो इसमें खाली x में सॉरी y में जाना है। तो x में 0 जाना है, y में 5, z में 0। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स g के, है ना। और कोऑर्डिनेट c के ये जो आसान है पहले लिख लें। इसमें खाली z में आना है, कितना आना है प्यारे बच्चों 5, कितना आना है प्यारे बच्चों 5। वेरी गुड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलेंगे फटाफट से 0, x में 0 जाना है, y में 0 जाना है और z में 5, z में 0, 0, 5, 0, 0, 5, है ना। अब बेटा मान लो f के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो x में 5 जाना है, y में 5 जाना है, z में जाना ही नहीं, तो 5, 5, 0। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। अब बेटा मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं b के, तो क्या होगा x में 5 जाना है और z में 5 जाना है, y में जाना ही नहीं। तो x में 5 जाना है, y में जाना ही नहीं, x में 5 जाना है, y में जाना ही नहीं, z में 5 जाना है। 5, 0, 5। आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए बेटा, है ना। हालांकि मैथ्स का भी पार्ट है, o का तो ओरिजिन ही है 0, 0, 0 ही होगा। अच्छा e के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब बेटा x में भी 5 जाना है, y में भी 5 जाना है, z में भी 5 जाना है, तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5, 5, 5। आ गया समझ में? मेरे को लग रहा है आपको समझ में बहुत ही आसान है। और अगर मान लो कि आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कौन सा रह गया अभी? ये पॉइंट D रह गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x में जाना है नहीं, y में जाना है 5 और z में जाना है 5। तो x में जाना है 0, y में जाना है 5 और z में भी जाना है 5। क्या तो आगे समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। आपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख डाले, आपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख डाले। एक बार फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लेंगे।
अब बेटा इस पे पिछले लेक्चर को यूज करके अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो पता क्या बना दिया जाएगा, कह देंगे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। अच्छा पहली बात, अच्छा पहले मैं उससे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। जैसे बेटा वहां पर मैंने सिखाया था आपको ओरिजिन से a, b को पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है ai कैप प्लस bj कैप। तो यहां पर बेटा क्या सिखाऊंगा, ओरिजिन से a, b, c को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू a, b, c है ना, विल बी ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। बेटा वहां पर मैंने आपको सिखाया था वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू a, b इज ai कैप प्लस bj कैप। यहां बेटा मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम 0 0 0 दैट इज ओरिजिन टू a, b, c will be under root of a square, oh sorry, ai cap plus bj cap plus ck cap and magnitude of this vector will be under root a square plus b square plus c square। अभी समझाया बेटा, x में a गए, y में b गए, है ना, x में a गए, है ना, y में b गए, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है c, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये c है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का होल का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है। बेटा ओरिजिन से a, b, c को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ओरिजिन से a, b, c को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा अंडर रूट a स्क्वायर अंडर रूट ai कैप सॉरी ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप which will have magnitude equal to under root of a square plus b square plus c square, which will have magnitude of this vector will be under root of a square plus b square plus c square। बेटा लेकिन मैं आपसे एक बात अब पूछना चाह रहा हूं, ओरिजिन से a, b, c को ज्वाइन करने वाला वेक्टर तो ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप है, क्या कोई और वेक्टर भी किसी पॉइंट अलग पॉइंट से अलग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इनफाइनाइट ऐसे वेक्टर्स हो सकते हैं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे, और बेटा वो सारे के सारे वेक्टर्स ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप होंगे। पिछले लेक्चर को आप दोबारा देख लें अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, ओरिजिन से a, b, c को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है, अगर कोई कहेगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, अच्छा अब यहां पे k कैप क्या है, k कैप क्या है इसको क्लियर करो, k कैप क्या है बेटा। यहां पर अब देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से, खाली k कैप सोचो, k कैप है इसका मतलब 0 i कैप है ना, 0 j कैप और 1 k कैप, मतलब x में 0 जाना है, y में 0 जाना है, z में 1 जाना है, x y और z, तो बेटा 1 जाना है वो भी z में, तो इसका मतलब ये 1 लेंथ का वेक्टर है z डायरेक्शन में, दैट इज ये यूनिट वेक्टर है z डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज i कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज j कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस इज k कैप। अच्छा i कैप j कैप से तो आदत पड़ गई थी, अब k कैप एक नया आ गया, k कैप क्या यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, k कैप क्या यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। थोड़े टाइम में बेटा इन सब चीजों की ना आदत पड़ जाएगी, हालांकि फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर मतलब 90% ऑफ द टाइम्स 2D की ही बात कर रहे होंगे, कभी-कभी 3D की बात आएगी, इसीलिए मैथ्स में आप एक टॉपिक भी पढ़ लेंगे 3D अलग से। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके में 3D मतलब लगभग आएगा ही नहीं, है ना, लेकिन जितना भी आएगा आपको बहुत कस के असाइनमेंट्स के थ्रू, जब उसके डिस्कशंस होंगे, जब आप मेरे वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे, जो चैप्टर जो आपको क्वेश्चंस मिले हैं, होमवर्क मिल रहा है, उसके अगर आप वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे आप मेरे, तो आपको जितने भी एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे बहुत कायदे से क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो बेटा बस मैंने आपको एक बात बताई, x इधर है, y इधर है, z एक्चुअली किधर है, अगर x इधर है, y इधर है, z एक्चुअली बाहर है, दिखा देते हैं ऐसे। k कैप क्या है, 1 लेंथ का वेक्टर अलोंग z एक्सिस, 1 लेंथ का वेक्टर अलोंग z एक्सिस। अच्छा तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या आएगा बेटा, बेटा 0 0 0 से 0 5 5 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या आएगा, 0 i कैप, a, b, c को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को लिखते हैं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो 0 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 k कैप। अगर कोई कहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ e तो क्या लिखेंगे, 5 i कैप, 0 0 0 से 5 5 5 को ज्वाइन करने वाला 5 i कैप प्लस 5 j कैप
प्लस 5k कैप। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। एक बार इसको नोट कर लेंगे, ऐसे आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। पर अगर कोई कह दे मान लो पार्टिकल G से B पे आ गए, G से B पे आ गए, सपोज पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम G टू B, सपोज पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम G टू B, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो बेटा मैंने आपको कल भी सिखाई थी ये बात, है ना, पिछले लेक्चर में बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो बेटा अगर G से पार्टिकल B पे आया है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर B का क्या हो जाएगा, जिसको मैंने आपको बोला था हम RB से भी लिख देते हैं, वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। अब बेटा 5b का तो ये हो गया 5i कैप 0j कैप, और अब 0j कैप नहीं लिख रहे, है ना, और पोजीशन वेक्टर ऑफ G वो क्या हो जाएगा 0i कैप प्लस 5j कैप 0i कैप 5j कैप 0k कैप। आ गया समझ में। अब पार्टिकल G से B पे आ गए तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ G। फाइनल बेटा G से B पे गया ना, तो बेटा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, ये बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था। इसको आप कह सकते हैं OB माइनस OG, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बेटा मैंने आपको वैसे भी बता रखा है बेटा, वेक्टर ज्वाइन डिफरेंस ऑफ वेक्टर OB माइनस OG इज वेक्टर ज्वाइनिंग द हेड्स ऑफ टू वेक्टर एंड हेड विल बी टुवर्ड्स द इनिशियल वेक्टर, पहले वेक्टर की तरफ हेड होगा, है ना। तो बेटा अगर पार्टिकल G से B पे आया है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, G से B पे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ G, दिस माइनस दिस करना है तो क्या आ जाएगा 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप। बहुत ही सिंपल है। तो बेटा अगर पार्टिकल G से B पे आया तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाया हूं। आप सोच के भी देखिए, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या था 5, फाइनली क्या है 0, तो y में तो नेगेटिव में जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पहले था 5, बाद में y कोऑर्डिनेट 0 है। तो बेटा अगर 5y कोऑर्डिनेट से 0y कोऑर्डिनेट पे जाना है तो y डायरेक्शन में नेगेटिव जाना है, और x में था पार्टिकल 0 पे, जाना कहां पे है 5 पे, x कोऑर्डिनेट 5 है, फाइनल G से B पे जाना। ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, ये फाइनल पोजीशन। आप देखिए ध्यान से, x कोऑर्डिनेट 0 है, जाना कहां पे 5 पे, तो x में तो 5 प्लस में जाना है, y में 5 से 0 पे आना है तो माइनस 5 में जाना पड़ेगा, और z में 0 से 5 पे जाना तो फिर प्लस 5 में जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्लस 5k कैप प्लस 5i कैप माइनस 5j कैप, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको साथ साथ में थोड़ा सा फील कराने की, अगर नहीं समझ पाए दोबारा देखें, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यूब घर पे लें, उस पे x y z एक्सिस बनाएं और ट्राई करके देखें, आप फील कर पाएंगे एक एक बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। बेटा अभी क्यूब के लिए किया, अब ऐसा किया, हमको गुस्सा में क्यूब को पकड़ के ऐसे खींच दिया, बन गया क्यूबॉइड, है ना। तो जब ये क्यूबॉइड बन गया तो बेटा क्यूबॉइड के भी फटाफट से हमको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर लिखने हैं सारी वर्टिसेस के, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड बताने हैं। तो बेटा पोजीशन वेक्टर बताने के लिए क्या चाहिए होता है प्यारे बच्चों, हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो आइए फटाफट से करते हैं। बेटा सबसे पहले इसका, बेटा देखो ये साइड लेंथ क्या है 2, ये है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो बेटा इधर ये तो 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे एरो नहीं बनाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, ये 4 है। अब प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, x में कितना जाना है 4 जाना है, कितना जाना है 4 जाना है, ठीक है। और y में 0 जाना है, z में 0 जाना है, g तक आने के लिए। पहले काम के बता, इसको e का क्या हो जाएगा, x में 0 जाना है, z में 0 जाना है, खाली y में जाना है, y में जाएंगे पहुंच जाएंगे, तो इसका क्या जाएगा 0,3,0। अब z में, z के अलाउंग बेटा कौन सी साइड है, ये वाली 2 मीटर वाली, है ना। तो अब z में खाली 2 आना है तो d पे आ जाएंगे, तो क्या रहेगा 0,0,2, ये आ गया बेटा d के कोऑर्डिनेट्स। अब बेटा मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं f के, तो क्या हो जाएंगे, x में जाना है 4, y में जाना है 3, 4,3,0, ये आ गए f को। x में जाना है 4, y में जाना है 3, z में जाने नहीं। अच्छा b के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, x में जाना है 4, y में
2, ठीक है। अब C के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? X में जाना है 4, Y में नहीं जाना है, Z में खाली जाना है। तो X में हो गया 4, Y में हो गया 0, Z में हो गया 2, ठीक है। अच्छा, और कौन सा बचा? A बचा। तो इसके लिए X में नहीं जाना है, Y में जाना है, Y में जाना है और Z में जाना है। Y में जाना है फिर Z के लॉन्ग आना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? X में तो जाना ही नहीं है, X में तो जाना ही नहीं है भैया। Y में जाना है, Y में जाना है 3, Z में जाना है 2। बन गया, शानदार। सपोज इसका हो गया, 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 इसका भी हो गया। ये देखो, ओ ये तो ओरिजिन है 0 0 0। अब बेटा पोजीशन वेक्टर किसका लिखना चाहते हो? B का पोजीशन वेक्टर क्या है? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। F का 4i कैप प्लस 3j कैप। E का 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। G का 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। C का 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। D का 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। A का 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। कह दो आ गया। ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सिंपल बोल रहा हूं यार, किसी का भी लिखना है। C का 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, है ना। ये सामने आपके सामने स्लाइड डाली, उसमें सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, मेरे को ये भी कह रखा है dg वेक्टर बताइए। dg वेक्टर, dg वेक्टर ये वाला वेक्टर, है ना। तो dg वेक्टर क्या लेगा? तो ऐसा करते हैं, स्लाइड को हटाते हैं। dg वेक्टर क्या लेगा प्यारे बच्चों? dg वेक्टर क्या हो जाएगा? dg वेक्टर हो जाएगा बेटा, ab वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ d माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पोजीशन वेक्टर ऑफ g माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, पोजीशन वेक्टर ऑफ g माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d। r से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को ज्यादातर। अब g का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? 4i कैप। और d का पोजीशन वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों? d का पोजीशन वेक्टर क्या है? 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 4i कैप माइनस 2k कैप, खत्म। अच्छा, df वेक्टर, df वेक्टर क्या आएगा प्यारे बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d। बेटा कई बार ये बात बता चुका हूं, मेरी बात सुन ले ध्यान से। मान लो ये पॉइंट है d, ये पॉइंट है मान लो f। df वेक्टर बेटा od वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ d rd और प्लस df इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ f। बेटा rd वेक्टर प्लस df वेक्टर इज rf वेक्टर। तो बेटा df वेक्टर आ क्या जाएगा निकल के? ध्यान से देखिए बेटा, df वेक्टर क्या निकल के आ रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d। मैं बेटा आपको कई बार ये बात क्लियर कर चुका हूं। AB का पोजीशन वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, CD का पोजीशन वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, XY का पोजीशन वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Y माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ X। आया सर, बहुत शानदार। बेटा सुनते रहे, समझते रहे, सीखते रहे, कोशिश करते रहे। आइए DF पोजीशन, अब DF वेक्टर लिखते हैं तो ये कहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। आइए तो f का पोजीशन वेक्टर, f का ये 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। और d का पोजीशन वेक्टर d है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप है भाई, खत्म। 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, छापो। बेटा समझ में आ गया? काफी आसान है यार। f का पोजीशन वेक्टर क्या होगा यार? अभी समझाया यार आपको मैंने। f का हो गया ये 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। अब 0k कैप थोड़ा ना लिखेंगे भैया, 4i कैप प्लस 3j कैप लिखेंगे। अरे आया नहीं आया? बेटा ध्यान से सुन ले तो गर्दन दबा देंगे स्क्रीन से निकल के। ध्यान से सुनिए बेटा, 4i कैप प्लस 3j कैप और d का पोजीशन वेक्टर बेटा क्या है? 2k कैप। क्या है प्यारे बच्चों? 2k कैप, है ना। तो ऐसा करेंगे, फटाफट से छापेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। Two forces of magnitude 26 Newton and 30 Newton are acting on a particle along OP and OQ where P is 3, 4, 12 and Q is 1, 2, 2. Find resultant force। बेटा क्या है? बेटा ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन पढ़े
क्वेश्चन कह रहा है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 26 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर एक्टिंग अलोंग OP एंड OQ वेयर O इज ओरिजिन, वेयर P is 3, 4, 12 and Q is 1, 2, 2. Calculate the resultant force at magnitude of addition of two. Force बताना है, आइए करने की कोशिश करते हैं। Resultant force मतलब मेरे को complete vector बताना है। मैग्नीट्यूड अगर बताना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन अगर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप लिखा है तो मैग्नीट्यूड तो ऑटोमेटिकली √A² प्लस B² प्लस C² भी आ गया, और AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप में डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली है ही है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, OP के अलाउंग जो वेक्टर है वो कितनी लेंथ है, 26 लेंथ है। तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा पहले तो बताइए, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, 12 का 2 रह गया, कहां रह गया है तो सही। तो प्यारे बच्चों OP वेक्टर का, अब मेरे को इसके डायरेक्शन में लग रहा है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 26 न्यूटन, इसके अलावा एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 26। तो पहले फोर्स का नाम F1 रख देते हैं, 26 न्यूटन का है। इसके अलावा तो पहले इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालिए, A अपॉन अंडर रूट। बेटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, उसी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। और ये आ गया 1 लेंथ का वेक्टर, हमको कितने लेंथ का चाहिए, 26 लेंथ का, इंटू 26, खत्म, सिंपल, F1 आ गया। अब ये क्या है, 3 स्क्वायर 9, 9 16 25, 25 और 144 169, अरे वाह 169, बहुत शानदार। 169 का अंडर रूट क्या होता है, 13, और 13 2 26। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये आ गया बेटा 12 स्क्वायर 144 और 144 और ये है 25, बन गया 169। 169 का अंडर रूट बेटा क्या होगा, 13। एक बार करके देख ले कैलकुलेशन, बढ़ो आगे। तो 13 2 26, तो जब ये 2 बनेगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, 2 अंदर आ रहा है, प्लस 24k कैप। ये आ गया बेटा पहला वेक्टर, ये क्या आ गया, पहला वेक्टर F1 वेक्टर। अब बात आ रही बेटा F2 वेक्टर की। F2 वेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों, F2 वेक्टर होगा, कह रहे हैं सेकंड फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन। अब बेटा दूसरा फोर्स OQ के अलाउंग लग रहा है। अच्छा OQ वेक्टर क्या है, पहले तो OQ वेक्टर बता दो, यहीं पे लिख देता हूं, OQ वेक्टर I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, शानदार। अब इसके अलाउंग लग रहा है OQ के अलाउंग, और 30 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। कह रहे हैं वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 26 न्यूटन एंड अनदर हैज मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आ गया बेटा 1 लेंथ का वेक्टर OQ के अलाउंग। जब वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो 1 लेंथ का, और F2 बेटा F2 जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 30 न्यूटन। तो पहले 1 लेंथ का वेक्टर निकालिए, इंटू 30 न्यूटन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 30 लेंथ का वेक्टर, 30 लेंथ का वेक्टर है ना। और ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, 2 स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 10 जा 30, ये 10 आ जाएगा, बन जाएगा 10i कैप 20j कैप 20k कैप, 10i कैप प्लस 20j कैप प्लस 20k कैप। बेटा बहुत ही सिंपल था, आप देखिए ध्यान से, कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी है मुझको। बेटा पहले मैंने F1 वेक्टर निकाला, क्या किया बेटा, पहले मैंने F1 वेक्टर निकाला। वो कैसे निकाला बेटा, मैंने 3i, बेटा OP के अलाउंग लग रहा है तो OP वेक्टर लिखा, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, 1 लेंथ का वेक्टर 26। बेटा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 26 है, ऊपर क्वेश्चन लिखा, पढ़ लीजिए। तो 26 उसका मैग्नीट्यूड था, तो 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये पहला वेक्टर आ गया। दूसरा OQ के अलाउंग है, तो OQ वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड 3, और ये 1 लेंथ का वेक्टर आ गया, इनटू 30 कर दिया तो 30 लेंथ का वेक्टर आ गया। सिंपल है भाई। अब F1 प्लस F2 करना है। बेटा दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2, क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट, F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, 16i कैप प्लस 28j कैप प्लस 44k कैप। लिखो, ये हो गया, हो गया भैया, बड़ा सिंपल। रिजल्टेंट फोर्स है 16i कैप प्लस 28j कैप प्लस 44k कैप। आई होप you all understood
देखिए कितना सिंपल है, कोई खास मुश्किल नहीं है। तो बेटा आपको क्या करना था, F1 निकालना था, F1 वेक्टर की फॉर्म में पहले लिखना था, F2 वेक्टर लिखना था, क्योंकि बेटा यहां पर आप नहीं कर पाएंगे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, क्योंकि आपको OP और OQ के बीच में एंगल मालूम ही नहीं है, OP और OQ के बीच में एंगल मालूम ही नहीं है, तो आप वैसे आप नहीं कर पाएंगे, है ना। छाप लीजिए फटाफट से और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है बेटा, अगर फोर्स लग रहा है OP के अलोंग, तो पहले OP के अलोंग वन लेंथ का वेक्टर निकालें। 26 न्यूटन फोर्स है तो 26 से मल्टीप्लाई कर दें, 26 लेंथ का वेक्टर आ गया, दैट इज F1 वेक्टर आ गया। F2 क्या है, F2 है फोर्स 30 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का। किसके अलोंग लग रहा है, OQ के अलोंग, तो OQ के अलोंग पहले वन लेंथ का वेक्टर निकालिए, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके फिर 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर F1 प्लस F2 करके आपको फाइनल आंसर देना है। आई होप यू अंडरस्टूड। बेटा यहां पर फिर से हम एक क्वेश्चन के साथ हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहे टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 26 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर एक्टिंग अलोंग OP एंड PQ वेयर P एंड Q आर 2 पॉइंट्स 3 4 12 4 6 14, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कह रहे फोर्सेस लग रहे हैं OP के अलोंग और PQ के अलोंग 26 और 30 न्यूटन के, है ना। कह रहे फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा सबसे पहले OP वेक्टर फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे OP वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। आई एम सॉरी, गड़बड़ करता है। तो आइए बेटा ये आ गया OP वेक्टर। अच्छा OQ वेक्टर क्या आएगा प्यारे बच्चों, OQ वेक्टर आएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 14k कैप। ये आ गया बेटा OQ वेक्टर। अब प्यारे बच्चों आपको ये पूछा गया है, कहा गया है कि OP वेक्टर के अलोंग फोर्स लग रहा है 26 न्यूटन का और PQ वेक्टर के अलोंग लग रहा है 30 न्यूटन का। तो पहले तो PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। PQ वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OQ माइनस OP, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दिस 4 माइनस 3 नहीं आया, OQ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। कई बार बता चुका हूं बेटा, PQ वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 i कैप, 6 माइनस 4 2j कैप, 14 माइनस 12 2k कैप। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा, बहुत ही सिंपल है, एक बार आप देख लेंगे बेटा। सिंपल मैंने OQ माइनस OP किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। OP के अलोंग लग रहा है 26 न्यूटन और PQ के अलोंग लग रहा है 30 न्यूटन। आप ध्यान से देखिए, पिछला वाला ही क्वेश्चन बन चुका है। इस वेक्टर के अलोंग 26 न्यूटन, ये पहले भी मैंने किया था। तो F1 वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले OP के अलोंग वन लेंथ का वेक्टर निकालें, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये वन लेंथ का वेक्टर आ गया, पर चाहिए मेरे को 26 लेंथ का, तो इनटू 26। आप ध्यान से देखिए वही कैलकुलेशन, बस क्वेश्चन की रूपरेखा थोड़ी सी बदली और मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया। तो बेटा ऐसे ही आपको पहचानना होता है, ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि आपको रट लेना है, आपको बेटा तरीके समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुई है, आप बड़े आराम से चीजें कर पाएंगे। अब इसके बाद F2 वेक्टर क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर जो लग रहा है वो किसके अलोंग लग रहा है, PQ के अलोंग। किसके अलोंग लग रहा है, PQ के अलोंग। तो पहले बेटा अब PQ के अलोंग आपको क्या करना है बेटा, वन लेंथ का वेक्टर निकालना है। वो कैसे करेंगे, अंडर रूट, ये के थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आ गया वन लेंथ का वेक्टर और आपको चाहिए PQ के अलोंग 30 लेंथ का वेक्टर, तो इनटू 30। आप देखिए पुरानी वाली ही सारी कैलकुलेशन है, वही आंसर आने वाला है। मैंने सोच के ही क्वेश्चन बनाया था उसी हिसाब से, पर चेंज क्या किया, पहले OP और OQ के अलोंग ही फोर्सेस लग रहे थे, अब OP और PQ के अलोंग लगाए मैंने, OP और PQ के अलोंग लगाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया है। OP के अलोंग लग रहा था 26 न्यूटन PQ, तो PQ के लिए मेरे को निकालना पड़ा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P करके OQ माइनस OP करके मेरे को निकालना पड़ा, है ना, जो कि बहुत ही आसान था। फिर इसके अलावा बेटा कह रहे हैं लग रहा है 30 न्यूटन, तो पहले वन लेंथ का वेक्टर निकाला, फिर इनटू 30 कर दिया, है ना। और OP के अलावा लग रहा था 26 न्यूटन, तो OP के अलावा वन लेंथ का वेक्टर निकाला, इनटू 26 कर दिया, तो 26 लेंथ का वेक्टर आ गया। फिर इन दोनों का एडिशन करना है, वही पिछला वाला क्वेश्चन है, पिछली कैलकुलेशंस है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही आंसर आ जाएगा,
है ना। चलिए मैं कर देता हूं एक बार सॉल्व। तो ये क्या देगा, 13 आया था पिछली बार, 13 2 26, 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 24k कैप। और F2 वेक्टर क्या आ जाएगा, ये तो आगे F1 वेक्टर, और F2 वेक्टर क्या आ जाएगा, F2 वेक्टर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3 आएगा मैग्नीट्यूड 4 4 8 1 9, 3 10 30, तो 10i कैप प्लस 20j कैप प्लस 20k कैप, है ना। वही चीज है, वही एडिशन आएगा, बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। फटाफट से नोट कर लेंगे। चलिए बेटा लास्ट एक चीज बाकी है एडिशन के बारे में। अगर मेरे को 2 से ज्यादा वेक्टर एक बार में जोड़ने हो, मेरे पास 2 से ज्यादा वेक्टर हो, तो बेटा कैसे जोड़ेंगे, बेटा किस तरीके से जोड़ेंगे। बेटा यहाँ पर बेटा मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कौन सा टॉपिक, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऊपर लिखा है, आप हेडिंग डाल लीजिए। बेटा कैसे जोड़ना है, बेटा अगर मेरे पास 2 से ज्यादा वेक्टर हैं तो बेटा कैसे करना पड़ेगा। सोचो मेरे पास 4 वेक्टर है मान लो, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, दिमाग में क्या सोचना था बेटा एडिशन के बारे में, प्रदीप सर ने, मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया था कि आपको क्या मानना है, आपको ये मानना पड़ेगा कि सारी की सारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो ये 4 वेक्टर है, सपोज करो ये और ये, तो बेटा पहले आदमी इतना इधर गया, फिर उसके बाद इतना इधर गया, आपको उसको डिस्प्लेसमेंट बनाना है, फिर इतना इधर गया और फिर इतना इधर गया, तो यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया, मैं फिर से कह दे रहा हूं बेटा, मान लो ये 4 वेक्टर हैं जिनको आपको जोड़ना है, तो पहले आदमी, ये पहला वेक्टर है, पहले आदमी इतना इधर गया, फिर इतना इधर गया, फिर इतना इधर गया, फिर इतना इधर गया, यहां था बेटा, यहां पहुंच गया, है ना, यहां था यहां पहुंच गया, ये हो गई नेट डिस्प्लेसमेंट। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है और ये चौथा वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो बेटा प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, बेटा अगर 4 वेक्टर है, 2 से ज्यादा कितने भी वेक्टर हैं, 10 हो, तो आपको सीखना क्या है बेटा, बस आपको करना क्या होता है, प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड प्लेस द tail of the third vector on the head of second vector and so on till the last one. Vector joining from the tail of first to the head of last is the addition of all the vectors. Place the tail of the second vector on the head of the first, tail of third on the head of second and so on. Vector joining from tail of first to the head of last is the addition of two vectors. आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा, बहुत सिंपल। पहले इतना इधर गया, इतना इधर गया, इतना इधर गया, इतना इधर गया, यहां था यहां पहुंच गया, यही तो नेट डिस्प्लेसमेंट है भैया। अरे आया कि नहीं है, फील कर सकते हैं बेटा, है ना। यही मतलब फिजिक्स की ब्यूटी है, आप आराम से समझ सकते हैं चीजों को, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या है, पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखे, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल रखे, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल रखे। पहले के टेल से आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो ये मैंने आपको बेटा समझाने की कोशिश करी, है ना। बहुत ही आसान था, कोई खास मुश्किल बात नहीं थी बेटा। स्टेटमेंट को आप नोट कर लेंगे, प्लेस द हेड ऑफ द प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट, tail of third on the head of second and so on. Vectors joining from the tail of first to the head of last is the addition of all the vectors. I hope you understood. Please note it down. आइए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन क्या है, a man walks 10 meter towards east and then he takes 60 degree turn towards his left and then again he walks 10 meters and then he again takes a turn to 60 degree off his left and keeps on going till he travels a total distance of 50. What is the net displacement? What is the net displacement? मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन तो आप नोट कर लेंगे, ऊपर लिखा है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, आदमी 10 मीटर जाता है, फिर 60 डिग्री का टर्न लेता है, 10 मीटर ट्रेवल करता है एंड देन ही अगेन टेक्स अ टर्न ऑफ 60 डिग्री एंड देन ही अगेन ट्रेवल्स 10 मीटर, फिर 60 डिग्री का टर्न, फिर 10 मीटर, फिर 60 डिग्री का टर्न, फिर 10 मीटर, ऐसे उसने 50 मीटर टोटल ट्रेवल किया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो आइए देखिए बेटा कैसे करेंगे। 10 मीटर इधर गया,
बहुत शानदार, जाने दो। फिर 60 डिग्री का टर्न ले लिए, बहुत शानदार। पता नहीं कहां कहां 60 डिग्री की रोड बनी है दुनिया में। फिर 10 मीटर ट्रेवल कर लिए, फिर 60 डिग्री का टर्न लिया, फिर 10 मीटर ट्रेवल कर लिए, फिर 60 डिग्री का टर्न लिया, फिर 10 मीटर ट्रेवल कर लिया। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो वो हेक्सागन पे चल रहा है इंसान, क्योंकि बेटा हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन जो होता है उसमें जो एंगल होता है दो कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच में, ओ सॉरी डायग्राम थोड़ा सा वॉट लग गई, है ना बेटा। जो कंसेक्यूटिव साइड्स में जो एंगल होता है वो क्या होता है 120। बेटा रेगुलर हेक्सागन है, अपना बना नहीं है, रेगुलर टाइप का मान लिया गया है ना। तो यार थोड़ा तो नीचे आ भाई, ठीक है। तो बेटा ये 6 साइड्स हैं, एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगी प्यारे बच्चों, टोटल 360, एक साइड में आएगा 360 बाय 6 दैट इज 60 डिग्री, है ना। अब ये दोनों बराबर हैं तो बेटा इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे, थीटा थीटा। अब सिमेट्रिक सिचुएशन है, वही यहां पे होंगे थीटा थीटा। तो बेटा थीटा थीटा 60 180, तो 2 थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180। तो थीटा कितना आ गया बेटा 60। अगर ये 60 तो ये 120 हो गया, दैट इज ये 60 हो गया। तो आदमी कर क्या रहा है, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 60 डिग्री का टर्न ले रहा है, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 60 डिग्री का टर्न ले रहा है, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 60 डिग्री का टर्न ले रहा है, 50 मीटर टोटल ट्रेवल किया। अरे यहां था, यहां पहुंच गया भाई। बस एक 60 डिग्री का टर्न और ट्रेवल करता, 60 डिग्री का टर्न लेता और 10 मीटर और ट्रेवल करता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती, वहीं पहुंच जाता। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये, और ये क्या बेटा रेगुलर हेक्सागन, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा 10 मीटर। क्या हो गया बेटा 10 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। क्वेश्चन था मैन ट्रेवल्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टेक्स 60 डिग्री टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड ही अगेन ट्रेवल्स 10 मीटर एंड अगेन ही टेक्स अ टर्न ऑफ 60 डिग्री टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 10 मीटर एंड ही ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 50। तो कह रहे व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, तो आंसर क्या है 10 मीटर। बस आपको ये पहचानना था कि ये रेगुलर हेक्सागन पे ही क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टूड, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे मेरे को 4 वेक्टर्स जोड़ने हैं। कह रहे हैं अ मैन ट्रेवल्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टेक्स अ टर्न ऑफ 72 डिग्री एंड अगेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, अगेन he takes a turn of 72 degree towards his left and travels 10 meters again, and in total he has traveled a distance of 40 meters. In total he has traveled a distance of 40 meters. What is the net displacement of the man? तो बेटा पहले आदमी क्या चला 10 मीटर चला, ठीक है। फिर उसने कितने का टर्न लिया 72 डिग्री, बहुत शानदार। फिर उसने क्या किया, फिर से 72 डिग्री का टर्न लिया लेफ्ट में, है ना, और फिर चला, और फिर से उसने 72 डिग्री का टर्न लिया और फिर चला। आप ध्यान से देखिए तो ये भी बेटा पेंटागन बन रहा है। मैं क्वेश्चन बिल्कुल उसी थॉट प्रोसेस पे बनाया है, बस अब हेक्सागन के बदले पेंटागन है। पर अगर आपको ये 72 डिग्री से समझ में आ जाए कि अगर ये 72 है तो ये 180 माइनस 72 है, दैट इज 108। और पेंटागन में बेटा जो एंगल होता है वो क्या होता है 108 डिग्री। कितना होता है प्यारे बच्चों 108 डिग्री, है ना। जी मैं आपको समझा भी सकता हूं कैसे होता है। आइए देखिए पेंटागन बना लेते हैं पहले, रेगुलर पेंटागन अगर मेरे से बन जाए तो। चलिए ये रहा पेंटागन आपके सामने। अब बेटा कहा गया है बताइए कि एंगल कितना है ये वाला। तो प्यारे बच्चों देखो मेरे पास तरीके तो बहुत सारे हैं जो आप हैं, मतलब ऐसा जो पिछले वाले में एक तरीका बताया था, इसमें नया तरीका बताते हैं। तो बेटा देखो ये एक ट्राइंगल है ना, ये एक और ट्राइंगल है और ये तीसरा एक और ट्राइंगल। अगर मैं इन ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम करूं तो ये 180, ये भी मिलके 180 और ये भी मिलके 180, और इन तीनों ट्राइंगल्स के अगर सम कर दूं मैं, एंगल्स के सम कर दूं, ये वाले ट्राइंगल के एंगल का सम 180, ये वाले ट्राइंगल के एंगल का सम 180, ये वाले ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180, और इन तीनों ट्राइंगल के अगर एंगल्स का सम कर दूंगा ना तो बेटा पेंटागन के सारे एंगल्स का सम आ जाएगा, है ना। तो ये तो 180 into 3 हो गया बेटा 540, ये टोटल सम हो गया। और ये कितने एंगल है 5 थीटा, है ना।
यहां से थीटा आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों थीटा? 5 1 जा 5, 0 लगाया 5 8 जा 40, 108। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 108। तो अगर ये 108 है तो ये 72। तो इसका मतलब आदमी किस पे चल रहा है? पेंटागन में। 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, 40 मीटर चल लिया, यहां था यहां पहुंच गया। ये नेट डिस्प्लेसमेंट। और यही क्या है बेटा? ये कितना हो जाएगी? 10 मीटर। बेटा अगर इसके बदले मेरे को फोर्स भी कहते हैं ना, 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, एंड अनदर फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल 72 डिग्री, एक्टिंग एट एन एंगल 72 डिग्री, है ना, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट फोर्स, and third force is acting at the left of the second force at an angle 72 degree, and same for fourth force. What is the net force? तो आप मन में डिस्प्लेसमेंट ही सोचेंगे भाई, मन में क्या सोचेंगे? डिस्प्लेसमेंट, और फिर आंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाया हूं। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन जो पॉलीगॉन लॉ पे आते हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं, इसी तरीके के आते हैं, है ना। आपके पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इसी में ही आपको घुमाएंगे, आपको बस पहचान लेना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ऐसा हो सकता था हेक्सागन में, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, है ना, वहां पे मतलब 50 टोटल ट्रेवल करवाया, वो सकता 40 कह देते, कहते कि आदमी 10 मीटर चला, फिर 60 डिग्री का टर्न दिया, फिर 10 मीटर चला, फिर 60 डिग्री का टर्न दिया, 10 मीटर चला, फिर 60 डिग्री का टर्न दिया। What is the total displacement? तो यहां से यहां ही तो आए, ये हो जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट। ये कह लो या ये कह लो, बात तो एक ही भाई, नहीं आया? अब ये 10 है, ये 10 है, ये 120 एंगल अभी समझाया भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 30 30, क्योंकि बराबर बराबर है ना। अगर ये 120 है, टोटल 180 है, तो 60 टोटल बचा, तो 30 30। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 10 cos 30, ये क्या हो जाएगा? 10 cos 30, 10 cos 30, 10 cos 30, और ये क्या हो जाएगा? 10 cos 30। तो ये क्या हो जाएगा? 10√3/8। कहा डबल, 2 बार है ना, आगे 10√3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों? 10√3। मतलब बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब भी अगर आपको फोर्स भी ऐड करने को कहेंगे, दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, ताकि काम आसान हो जाए। बहुत ही सिंपल है। तो आपको मेरे को लग रहा है समझ में आ ही गया होगा, है ना। बेटा हाइपोटेन्यूस cos थीटा बेस, इस ट्रायंगल का तो ये बेस ही है ना प्यारे बच्चों। 10 cos 30, 10 cos 30, twice of 10 cos 30, cos 30 √3/2, twice of 10 cos 30, 2 की झंड हो जाएगी, 10√3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 10√3, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। ध्यान से बेटा देखिए, एक बार और पढ़ लीजिए, एक बार इसको एक बार रिवाइज करिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पर आपको आना चाहिए बेटा। नहीं आएगा तो बेटा सोच लीजिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या आप आईआईटी बनना चाह रहे हैं, आप एम्स में जाना चाह रहे हैं, या अगर आप आईआईटी में जाना चाह रहे हैं, तो बेटा समझना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और बेटा बहुत सारी नजरें आपके अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा कर रही होंगी, इंतजार कर रही होंगी, आपके माता पिता सोच रहे होंगे कि आप बढ़िया डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, आईआईटी में जाएंगे। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, तभी आप कर पाएंगे। मेहनत करते रहिए, लेकिन आपको जब भी समझ में ना आए, आप बेटा रिमाइंड करके देखेंगे ना, तो आप समझिएगा कि आप अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। होमवर्क मिलेगा, पूरी एफर्ट से करिए होमवर्क। एक एक क्वेश्चन में झूंझिए, ऐसा नहीं कि बेटा क्वेश्चन को तुरंत से छोड़ दीजिए। पर मैं ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ लगी जाइए, है ना, 1 घंटा लगा के, नो, वो टाइम वेस्ट है प्रॉपर्ली, है ना। पर अगर आप खुद से करेंगे तो मजा बड़ा आने वाला है ना। तो ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन जो भी हमने पढ़ा, मैं इसको बेटा ट्रायंगल लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। अभी बेटा मैंने आपको समझाया क्या, पहले तो मैं आपको एक बार वो रिवाइज करा देता हूं। बेटा मैंने क्या समझाया, मैंने आपको बताया सेकंड वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रखें, थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड पे रखें, एंड सो ऑन। पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होता है वो एडिशन ऑफ ऑल दी वेक्टर्स होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों बेटा देखेंगे ध्यान से, यहां पर देखो ये ए बी सी डी ई, इन वेक्टर को जोड़ना है, 5 वेक्टर है ए बी सी डी ई। तो बेटा अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आप समझ सकते हैं ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यही था ना। एक आदमी ए इधर गया, बी इधर गया, तो अगर ए इधर गया, बी इधर गया, है ना, यहां था यहां पहुंच गया, यही तो हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। जब भी अगर वेक्टर सोचना है तो कौन सा वेक्टर सोचना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा सोचना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसमें सी जोड़ना है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, प्लस सी कर दिया, तो ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। बेटा ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। बेटा जब दो वेक्टर्स पहले वेक्टर
एक वेक्टर होता है, दूसरे की टेल पहले के हेड पे रखते हैं। The vector joining the tail of first to the head of second is the addition of the two vectors। तो ये a plus b plus c हो गया। Similarly plus d किया तो ये a plus b plus c plus d हो गया, है ना। अभी a plus b plus c plus d है, plus e किया तो ये a plus b plus c plus d plus e हो गया। तो r वेक्टर प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत ही सिंपल है बेटा, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये c वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। बेटा ये हमने अभी पूरी की पूरी 4-5 क्वेश्चन की एक सेट हमने सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस कराई। ये a है, ये b है, सपोज करो ये c है, तो बेटा a प्लस b इक्वल टू c, है ना। ये फटाक से बेटा बोलना आना चाहिए, ये पहचानना आ जाना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। बेटा देखो ये a है, ये b, तो ये a प्लस b, ये a प्लस b, ये c, तो ये a प्लस b प्लस c, ये a प्लस b प्लस c, ये d, तो ये a प्लस b प्लस c प्लस d, है ना। फिर ये a प्लस b प्लस c प्लस d और ये e, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, है ना। तो ये हो गया। आइए इस पे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं शानदार से, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए।